तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 ले रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमें इसके कुछ टर्म्स, कुछ जानकारियां लेनी पड़ेंगी, बिना उसके ये चैप्टर अधूरा है। जैसे सबसे पहले इस चैप्टर में मैं कुछ साइंटिस्ट की जानकारियां आपको दूंगा। एरिस्टोटल एक बार मैं पहले भी दे चुका हूं, हर बार कुछ नया मिक्स हो जाएगा। ये 384 से 322 बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट रहे। इनको बायोलॉजी का पिताजी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। अकेले बायोलॉजी का ही नहीं, जूलॉजी का भी कहा जाता है। जूलॉजी जंतु विज्ञान को कहते हैं। बायोलॉजी में एनिमल प्लांट दोनों आ जाते हैं, जो भी चीजें जिंदा हैं वो दोनों। फिर बॉटनी के पिताजी अलग हैं, जिनका नाम है थियो फ्रेस्टस। ये नाम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी चैप्टर में मैंने ये जिक्र किया था। जो थियोफ्रेस्टस हैं, ये 370 से 285 बीसी तक रहे। ये फादर ऑफ बॉटनी है। बॉटनी कहा जाता है प्लांट्स को, उसके पिताजी हैं। ये नहीं कि इनकी लड़की हुई उसका नाम बॉटनी रख दिया। अरे भैया, इसका मतलब है प्लांट। बॉटनी में प्लांट्स, मैं ब्रैकेट में प्लांट लिख रहा हूं, ठीक है। जूलॉजी के ब्रैकेट में मैं एनिमल लिख रहा हूं। जून एनिमल को कहते हैं। इन्हीं ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है, मैं बुक का नाम लिख दे रहा हूं इनकी का यहाँ पे, स्टोरी ऑफ प्लेंटेरम। स्टोरी ऑफ प्लेंटेरम। उसकी जानकारी से इसके बाद दो साइंटिस्ट और आए। एक का नाम लेमार्क, आपने बहुत नाम सुना होगा, एंड ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस, ये ताजा ताजा है, 1802। इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द दिया था। दे कॉइंड द टर्म बायोलॉजी। उससे पहले बायो नाम का कोई शब्द ही नहीं था। दे कॉइंड द टर्म बायोलॉजी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है कि ये शब्द किसने दिया, ये शब्द किसने, समझे। इसके बाद हिप्पोक्रेट आए। ये पहले के ही हैं, लेकिन मुझे लेमार्क बीच में याद आ गया, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये बायोलॉजी शब्द देने वाला हमें इंसान के बारे में थोड़ी जानकारी दे। ओहो, बहुत बुरी लाइन खींची। मेरी टेबलेट को ये लाइन कतई पसंद नहीं आई। ठीक है, मैं इसलिए लाइन का बदलाव करूंगा। अब पसंद आई। दोबारा से हम उसी पथ पर चलते हैं। हिप्पोक्रेट, हिप्पोक्रेटस भी कहते हैं। क्रेट, हिप्पोक्रेट्स। ये भी बीसी की घटना है, 460 से 377 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और इनके साथ दूसरे एक और मिल गए, जिनका नाम था एरिस्टोटल। उसे तो आप जानते ही हो। दोबारा नाम क्यों लिख रहा हूं, जानने को आप भी उत्सुक होंगे। 84 से 322।
इन दोनों ने मिलके क्या किया, पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को, बायो वर्ल्ड को दो चीजों में बांटा, कैटेगराइज्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, categorized living organism into two. Living organism into two. दो हिस्सों में बांट दिया। पहला, प्लांट्स, कि दुनिया में दो ही तरह की चीज पाई जाती है, एक प्लांट और दूसरे एनिमल। लेकिन ये बातें सबको हजम नहीं। इसके बाद प्लिनी द एल्डर, इनका भी नाम मैं आपको एक बार पहले ही जिक्र कर चुका हूं, फिर से कर रहा हूं। प्लिनी द एल्डर, बड़ा प्लिनी, इन्होंने पहला आर्टिफिशियल सिस्टम दिया, इंट्रोड्यूस द फर्स्ट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि सबसे पहले हमें सारी क्लासिफिकेशन की जानकारियां देनी पड़ेंगी। अपनी बुक में दिया, इन हिज बुक, बुक का नाम हिस्टोरिस नेचुरलिस, हिस्टोरिस नेचुरलिस। ये किताब का नाम है। आईएएस तक में ऐसे क्वेश्चन आ जाते, ठीक है। जब हम ये पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन में स्पीसीज शब्द बार 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 आएगा। ये बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है सी, उसमें नीट में, कि स्पीसीज शब्द किसने दिया। उसका नाम है जॉन रे। 1627 से 1705 तक ये जिंदा रहे। इन्होंने he coined the term species। अगर मैं पूछूं किसने दिया तो आप तुरंत नाम बताएं, समझे। एक एक और साइंटिस्ट बता देता हूं लास्ट, जिसके बारे में मैं बहुत बार आपसे जिक्र कर चुका हूं, कैरोलस लिन्नेयस। इस पे तो बहुत अच्छा सा वीडियो भी बना के डाला था। जो लगभग 1707 में पैदा हुए और 78 में चले गए इस दुनिया से। इन्होंने कौन सा दिया था, बाइनोमियल, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन, जिसका मैं पिछले चैप्टर में जिक्र कर चुका आपसे, ठीक है। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहूं तो वो ज्यादा अच्छा हो, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मेरे बच्चों, इस लेसन में बहुत सारे नवे 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 नाम आए, तो वो नाम आपको बार बार कंफ्यूज ना करें, इसलिए पहले ही जान लो। एक बहुत फेमस सा नाम है, जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। बेटे, फाइटोप्लैंक्टन होता क्या है, ये पानी में रहते हैं। फाइटो मतलब पौधा, तो
माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दिखाई नहीं देते नेकेड आईज, समझे। अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, समझे। ऑर्गेनिज्म दैट आर पैसिवली, ये चल फिर नहीं सकते तो तैरते रहते हैं, पैसिवली फ्लोटिंग, कहाँ, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्लियर हो गया होगा। फाइटोप्लैंक्टन वे होते हैं जो कि पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। अगर यही वाले ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ ना होते, हेटेरोट्रॉफ होते, तो उनका नाम क्या हो जाता, जू प्लैंक्टन, और जू एनिमल कहते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स। शब्द में एक छोटा सा अंतर आ गया कि ये भी माइक्रोस्कोपिक हैं। माइक्रोस्कोपिक, हेटेरोट्रॉफिक जो अपना खाना नहीं बना सकते, दूसरों से लेते हैं, उन्हें हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट आर पैसिवली फ्लोटिंग on the surface of water। तो एक था जू प्लैंक्टन, एक था फाइटोप्लैंक्टन, एक और शब्द आता है सैप्रोट्रॉफ्स। सैप्रोट्रॉफ्स क्या हो, सड़ी गली चीजें खाने वाले, समझे। सड़ी गली जो चीजें खाते हैं उन्हें सैप्रोट्रॉफ कहते हैं। अच्छा, जू प्लैंक्टन के मैं कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं। एग्जाम्पल हैं क्रस्टेशियंस, रोटीफर्स, किसी भी ग्रुप में से हो सकते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं लार्वी के, वो भी इन्हीं में आ जाते हैं। यानी ये कंज्यूमर हैं, बात समझ में आ गई। ये कुछ भी हो सकते हैं, ये नहीं कि ये अलग से कैटेगरी है, ये फ्लोट करने वाले हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे इंसेक्ट हो, किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं। लेकिन ये हेटेरोट्रॉफ है, किसी भी ग्रुप में से आ सकते हैं, फिश में से भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इतना छोटा हो कि माइक्रोस्कोपिक हो, बस सबसे बड़ी बात ये, समझे। तो मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, कि पहले वाले जो हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रोड्यूसर, और दूसरे वाले क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर। बात समझ में आ गया। एक प्रोड्यूसर है जो कि खाना तैयार करते हैं, दूसरे हैं कंज्यूमर। एक बार एक क्वेश्चन आ गया था कि जू प्लैंक्टन फाइटो प्लैंक्टन को खा जाते हैं। हाँ हाँ, खा जाते हैं। तो कोई सा भी पौधा, माइक्रोस्कोप, पौधे की कैटेगरी का,
जो खाना बना सके, ऑटोट्रॉफ हो, फोटोसिंथेसिस कर सके, वो फाइटोप्लैंक्टन है। और दूसरा जू प्लैंक्टन है। अगला कैटेगरी जो मैंने बोला अभी आपको, सेप्रोट्रॉप, नंबर थर्ड। ट्रॉप्स सड़ी गली चीजों को कहते हैं। फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, इनकी खास बात है, फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स। कैटेगरी कहीं से भी आ जाए, लेकिन ये डिकम्पोज करेंगे। एक और होता है पैरासाइट्स, ये भी नाम बहुत बार सुना है आप। पैरासाइट्स वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए और रहने के लिए। पैरासाइट कभी अपने होस्ट को मारता नहीं है, क्योंकि होस्ट मर जाएगा तो वो भी मर जाएगा। तो ये क्या हुए? डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड शेल्टर। एग्जाम्पल की बात करूं तो कसकुटा 10th वाला एग्जाम्पल है, जिसे अमर बेल कहते हैं। आदमी के सिर में जूं, लाइस, पेट के कीड़े, एस्केरिस, ये सब पैरासाइट्स हैं। एक होते हैं सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स क्या करते हैं? फ्री में किसी का कुछ नहीं लेते, कुछ देते हैं तभी कुछ लेते हैं, उन्हें सिम्बायोन्ट्स कहते हैं। प्लस प्लस रिलेशनशिप, यानी टू डिफरेंट स्पीसीज लिव in a close association, in a close association। एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते with each other, and both are equal benefited, एक दूसरे का बरोबर फायदा कराते हैं। देखो, एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, इस पे खाना बनाना तो आता है, लेकिन इस पे रहने की जगह नहीं है। तो इसने क्या किया? दोस्ती कर ली फंगस से। फंगस फंगस पे खाना बनाना नहीं आता, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, लेकिन इस पे रहने की बहुत सारी जगह। दोनों ने आपस में शादी ब्याह कर लिया। इसको हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी कहते हैं दोनों का। स्लेव एंड मास्टर रिलेशनशिप भी कहते हैं। गुलाम की तरह से रखता है ये फंगस इस एल्गी। फंगस इसे रहने की पूरी जगह देता है, कच्चा माल भी देता है खाने के लिए, कि भाई ये ले। जैसे हस्बैंड अपने घर पे वो लाता है ना सामान, ये आटा, चीनी, दाल, सारी चीजें,
और वो घरवाली सारे सामान बनाया करती है, ठीक है। और जो हस्बैंड का घर होता है वो उसकी वाइफ का भी घर हो जाता है, लेकिन हस्बैंड खाना नहीं पकाता। भैया आजकल की जिक्र तो मैं कर रहा नहीं, ठीक है। अब आजकल तो सभी काम करते हैं, ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ रिलेशन अलग तरह के हो चुके हैं। कोई भी खाना पका सकता है, कोई इश्यू नहीं है। आप लोग भी बड़े होके पकाओ, बाद में कहो सर ने सिखाया था हमें तो नहीं करना, खूब करो, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, लेकिन उसके बाद फिर ये एल्गी एल्गी नहीं रहता, फंगस फंगस नहीं रहता, इनका नाम बदल जाता है और उससे लाइकेन कहते हैं। आपकी भाषा में उसे लिचेन कहते हैं। नाम सुना है लाइकेन का? यस सर। ये वही है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है सिम्बायोन्ट का ये। अगली चीज होती है जी बैक्टीरियोफेगीज। बैक्टीरियोफेगीज, ये आपके हिसाब से बैक्टीरिया होना चाहिए या वायरस होना चाहिए? मत बताओ, मैं ही बता देता हूं। ये ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खा जाता है, यानी वायरस विच पैरासिटाइज या पैरासाइट्स बैक्टीरिया। और इसमें भी इन्फेक्शन कर देता है, इनफैक्ट द बैक्टीरिया। पहले सभी लोग बैक्टीरिया से डरा करते थे, बुरी बुरी बीमारियां करता है, दस्त, खांसी, बहुत सारे कर देता है, हैजा, कोलेरा, डायरिया, निमोनिया, इतने सारे बैक्टीरिया। ये तो बैक्टीरिया से भी ज्यादा खतरनाक निकला। इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है इस वायरस का, ऐसा, ये कुछ इस टाइप का, ऐसे इसके ये पैर होते हैं और अंदर इसका ये डीएनए होता है, ये इसकी गर्दन होती है। ऐसे लग रहा है एलियन ने कोई अपनी जमीन पे कुछ उड़न तस्तरी उतार के रख दी है और यहां से इन्फेक्शन करता है, यो ऐसे। तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन हमारे लिए बड़ा फायदेमंद है भाई। ये गंगा मैया के पानी में पाया जाता है, गंगा, गंगेज, गंगाजी, इसके पानी में ये बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, इसलिए इसका पानी कभी नहीं सड़ता, क्योंकि उसके जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सबको ये खा जाता है, समझे। इसीलिए जो चरणामृत वगैरह बनाए जाते हैं घर में, पंडित जी जो बनाते हैं उसमें गंगा जल डालते हैं ताकि वो सेफ रहे, समझे। अब एक शब्द और बीच में आएगा जब हम पढ़ेंगे, वो शब्द क्या होगा? वो होगा एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन, न्यू न्यू, नवा नवा शब्द। इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम ए सिंगल एंसेस्टर स्पीसीज और वैरायटी ऑफ। आपने टॉर्च देखी होगी, जब टॉर्च की रोशनी होती है तो चारों तरफ ऐसे करके फैलती है। इसी प्रकार से एक स्पीसीज से बहुत सारी स्पीसीज का निर्माण हो जाता है। जैसे बिल्लियों की कितनी
कैटेगरी है। बिल्ली है, चीता है, अलग अलग तरह की कैट है, बॉम्बार्ड कैट है, बहुत सारी कैट। ये एडेप्टिव रेडिएशन कहलाता है क्योंकि एक जगह पर ये स्पीसीज डेवलप हुई थी और दुनिया में सारे में फैल गई, इसलिए मैंने टॉर्च का एग्जांपल दिया। बात समझ में आ गई बच्चों आपको? द प्रोसेस। अब हम ह्यूमन हैं, हमारे एंसेस्टर अफ्रीकन थे, और आज अफ्रीका के लोग अलग तरह के नीग्रोज होते हैं, इंग्लैंड के अलग तरह के होते हैं, कहीं का कोई कलर है, कहीं का कोई कलर है, हम सारे में फैल गए। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, डिटेल में ये 12th में आए। फ्रॉम ए सिंगल स्पीसीज सिंगल स्पीसीज में से मैं उसे एंसेस्ट्रल स्पीसीज कहूंगा तो और अच्छी लगेगी। एंसेस्ट्रल स्पीसीज। और क्या बनाएगा? ऑफ ए वैरायटी ऑफ फॉर्म्स which occupy somewhat different habitat, जो अलग अलग जगह पे रहने लगे। ये है एडेप्टिव रेडिएशन। समझे? एडेप्टिव रेडिएशन शब्द आपके लिए बिल्कुल नया है, बच्चों के लिए, आप लोगों के सभी के लिए। 12th में जब हम एवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसमें इसे डिटेल में जानेंगे कि ये कितने तरह के एवोल्यूशन होते हैं और एडेप्टिव एवोल्यूशन क्या है। समझ? रेडिएशन, सपोज करो जैसे मार्सुपियल होते हैं, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं, जो पाउच्ड होते हैं, जितने भी मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं मार्सुपियल से कहीं पे कंगारू बन गया, कैंगरू। इसमें भी तो पाउच होता है। कहीं पे कोला बन गया, वो भी जो पेड़ पे चढ़ता रहता है धीरे धीरे, कोयला। कहीं पे तस्मैनियन वोल्फ बन गई, वोल्फ। जहां पे भी गए उसी जगह के डिफरेंट टाइप के बन गए। कहीं पे मार्सुपियल रैट बन गया, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज। कहीं पे बैंडेड एंट ईटर बन गया। सारे विकसित मार्सुपियल से ही हुए। कहीं पे मार्सुपियल मोल बन गए, मोल्स आपने नाम सुना होगा, छछूंदर जैसे। ये मोल्स जो होते हैं, जरा सा पैर पड़ जाए उसी समय इनका दम निकल जाता है, बिल्कुल जान नहीं होती, देख के अजीब सा लगता है। तो मार्सुपियल को मैंने 6 तरीके में बांट गया, जिस जिस देश में गए वो वहीं वहीं जैसे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके। अब आपने प्रोटोजोआ तो सुना है, अब मेटाजोआ सुनो। जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं उनको मेटाजोआ कहते हैं। ये किंगडम है एक तरह से, अ किंगडम, अ किंगडम ऑफ
multicellular organisms whose body, जिनका शरीर, are composed of specialized cell group together to form tissue. सेल इकट्ठी हो गई, टिश्यू बन गया, एंड दैट possesses, और उनमें क्या पाया जाता है, ए कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम माने कोऑर्डिनेट हो जाते हैं सारे ऑर्गन, possesses ए कोऑर्डिनेटिव नर्वस सिस्टम कंट्रोल करने के लिए। तो आप लोग प्रोटोजोन में आएंगे या मेटाजोन्स में आएंगे? आप किस में आएंगे? आप में भी तो ऑर्गन टिश्यू होते हैं, आप में भी तो दिमाग होता है, वो मेटाजोन में वही होता है। सारे मल्टी सेल्यूलर, खास बात है सारे मल्टी सेल्यूलर। एक शब्द आएगा इसमें जब हम अंदर पढ़ेंगे, न्यूक्लियोइड। ये टर्म्स चल रहे हैं। द रीजन ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कंटेनिंग डीएनए, ये बैक्टीरिया है, इसका वो हिस्सा जिसमें डीएनए यूं ही पड़ा रहता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये न्यूक्लियोइड। आपके अंदर तो न्यूक्लियस कहेंगे, क्रोमोसोम जो पड़ा हुआ है, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोइड कहेंगे, यानी द रीजन ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ध्यान रखना, ये एल्गी नहीं होते एक्चुअली, कहते हैं बस इनको, शॉर्ट में बहुत बार नाम आएगा बीजीए। containing DNA which is not covered या not enclosed लिखो तो ज्यादा अच्छा है, by membrane। अगर न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो उसे न्यूक्लियोइड कहेंगे। आप एक ग्रुप पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, अभी सिर्फ टर्म्स बता रहा हूं। जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट होते हैं उनका किंगडम कहलाता है, ए किंगडम ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। एक सेल वाले, देखो ये सेल है, इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप है, ये भी सेल है, इसका न्यूक्लियर वेल डेवलप नहीं है। जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप है, ट्रू है, उसे यू कहेंगे, जिसका नहीं है, प्रो है, उसे प्रो कहेंगे। न्यूक्लियस को कैरियो बोलते हैं, तो प्रो कैरियो और यू कैरियो, और टी लगा दो तो ऑर्गेनिज्म हो गया। यू कैरियोट और प्रो कैरियोट में डिफरेंस समझ में आ गया? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस
and not well developed nucleus. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. एक और शब्द Yes, sir. आएगा, एक और शब्द आएगा आपको इसमें, जिसका नाम है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी। देखो, जब गैमीट्स आपस में चिपके, एक ये सेल है, एक ये सेल है, दोनों सेल आपस में मिल गई और इनका अंदर का प्रोटोप्लाज्म भी मिक्स हो गया, इसका इसमें और इसका इसमें, इसे प्लाज्मोगेमी कहेंगे। फंगस में बहुत होती है, यानी प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म of two fusing gametes और सेल्स, इनका मिलना। अच्छा, प्लाज्मो तो प्लाज्मा का मिलना हो गया। एक और शब्द है कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब क्या बताया था मैंने? न्यूक्लियस। तो इसमें दो न्यूक्लियस मिलेंगे, प्रोटोप्लाज्म की बजाय पूरा न्यूक्लियस मिलेगा बस। तो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई of two fusing gametes or cells following प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी भी होगी, इसमें दोनों चीजें होंगी। समझे? छोटे छोटे से टर्म चल रहे हैं। जब दो लोगों के न्यूक्लियस मिल जाएं, न्यूक्लियस को हम कैरियन कहते हैं, और जब दो लोगों के न्यूक्लियस मिल जाएंगे, दो को डाई कहते हैं, तो वो कहलाएगा डाई कैरियन। ये एक सेल थी, ये इसका न्यूक्लियस, ये दूसरी सेल थी, ये इसका न्यूक्लियस, दोनों में कनेक्शन हो गया, और ये न्यूक्लियस दोनों के यहां आ गए। ठीक है, यहां से। तो ये हिस्सा क्या बन गया? डाई कैरियन। बात समझ में आ गई? यानी अब दोनों मिलके एक सेल बन गई, ऐसे दो न्यूक्लियस वाली। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? इट इज ए सेल कंटेन टू, जो न्यूक्लियस हैं जो आपस में मिले हैं, जेनेटिकली सिमिलर हैं या जेनेटिकली डिफरेंट रहेंगे? Similar. बोलो। दो अलग अलग के हैं तो जेनेटिकली डिफरेंट रहेंगे ना, सेल ए और सेल बी, न्यूक्लियाई Yes, sir. ब्रॉट टुगेदर बाय, और कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा जब ये नजदीक आएंगे? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के दौरान जब दो न्यूक्लियस पास पास आ जाते हैं तो डाई कैरियन बनता है। ठीक है। अगर दो एक समान गैमीट पास पास आके मिल जाएं तो उसे कहते हैं आइसोगेमी, जिसमें दोनों गैमीट बिल्कुल सेम होंगे।
और जब दोनों गैमीट्स अलग अलग हों तो उसे कहेंगे एनाइसोगैमी। तो मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा, दोनों का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होगा। ये मेल का स्पर्म है, ये फीमेल का ओवा है। दूसरा, ये जू स्पोर है। दोनों में से ये पहला पॉइंट, ये दूसरा। आइसोगैमी कौन है, पहला या दूसरा? फर्स्ट। सर सेकंड, सॉरी। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि दोनों समान हैं तो आइसोगैमी। यानी इन दिस प्रोसेस टू morphological and physiologically similar gametes fuse together और एनाइसो में टू morphologically and physiologically। अब ये जब शब्द बाद में बार बार आएंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। डिफरेंट गैमीट्स फ्यूज टुगेदर। पहले में बिल्कुल समान होंगे दो, दूसरे में अलग अलग तरह। अभी ये टर्म जारी रहेगी,